अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू campus.pk। आज हमारा फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में तीसरा दिन है। इंशाल्लाह आपको आज से थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ाना शुरू करेंगे ताकि जो है ना वो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा ये भी फील हो कि भाई पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी हुई है। कल ना मैं कुछ बच्चों के रिव्यू देख रहा था। एक बच्चे ने बड़ा प्यारा कमेंट किया हुआ था जिसकी वजह से मैंने ये सोचा यार थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ाया जाए कि सर ज़्यादा पढ़ाया करें। मैंने सोचा कि आज के दौर में भी इस तरह के स्टूडेंट्स आना स्टार्ट हो गए हैं जो ये कहते हैं कि ज़्यादा पढ़ें, वरना मैंने जितने प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स देखे थे वो सब यही चाहते हैं कि उनको ना ही पढ़ाया जाए। खैर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे तो माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो यही चाहते हैं कि उनको पहले से ज़्यादा पढ़ाया जाए। तो इंशाल्लाह आज से हम थोड़ा इतना पढ़ा करेंगे कि आपको जो है ना घर जाके याद करने में खुशी हुआ करेगी। ठीक है जी। जिन बच्चों ने सलाम किया है, लाइव ज्वाइन कर लिया है जिन्होंने, उन सब को मेरी तरफ से वालेकुम अस्सलाम। एंड तो बताएं ज़रा, ओके, बाकी स्टूडेंट्स भी ज़रा जल्दी से बता दें। अच्छा, कुछ बच्चे कमेंट्स करते हैं, मैंने नोट किया। कुछ स्टूडेंट जो है ना वो कमेंट नहीं करते, वो चुपचाप बैठ के जो है ना वो लेक्चर सुनते रहते हैं। तो इस तरह ना किया करें, साथ साथ कमेंट्स किया करें अपनी मौजूद। तो स्टूडेंट्स कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से थोड़ी सी ब्रेक लग गई। आमतौर पर ड्राइविंग के दौरान भी ब्रेक्स लगती रहती हैं, लेकिन अच्छा ड्राइवर वही होता है जो अपनी मंजिल की तरफ जो है वो कंटिन्यू रखे अपना सफ़र। तो वीडियो स्टॉप हुई लेकिन अब दोबारा जो है वो कंटिन्यू हो चुकी हुई है। सो आपने परेशान नहीं होना, वो कहते हैं ना घबराना नहीं है। सो घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं। हम बात कर रहे थे इकोलॉजी की। इकोलॉजी जो है वो हमने बचपन में पढ़ी थी, जिसमें हमने कहा था कि इकोसिस्टम्स की जो स्टडी होती है ना वो इकोलॉजी कहलाता है। लेकिन इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम में ऑर्गेनिज्म अपने माहौल के साथ ताल्लुक़ कायम करता है। मैंने ताल्लुक़ आपको कहा था कि जो ताल्लुक़ होता है ना ये एक नंबर ताल्लुक़ होता है, नहीं तो हमने तो पता नहीं कौन कौन से जो है वो ताल्लुकात बनाए होते हैं। इसमें ताल्लुक़ से मुराद, रिलेशनशिप से मुराद ये है कि ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट में मौजूद जो भी चीज़ है, चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग है, उसके साथ वो रिश्ता बनाता है, साथ मिलजुल कर जो है वो रहता है। तो ये जो उसका रिलेशनशिप्स है, इसकी स्टडी को हम इकोलॉजी कहेंगे, रिलेशनशिप। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा चिकन के साथ क्या रिलेशन है, हमारा काउस के साथ क्या रिलेशन है, आप लोग समझ गए होंगे। तो ये हमारा रिलेशन है। हमारा हवा के साथ क्या रिलेशन है, हम हवा को ऑक्सीजन के सोर्स के तौर पे यूज़ कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो ये हमारा रिलेशन है। उसके बाद हमारी जो सेकंड ब्रांच आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज़ एम्ब्रियोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। क्या कभी किसी ने एम्ब्रियो देखा है? क्या कभी किसी ने एम्ब्रियो देखा है? मेरा ख्याल है आज तक किसी ने एम्ब्रियो पिक्चर्स के अलावा लाइव नहीं जो है वो देखा होगा। अगर आपने लाइव नहीं देखा अभी तक एम्ब्रियो, तो आप एक काम करें, यूट्यूब पे जाएं, आप चिक एम्ब्रियो लिखें, लाइव चिक एम्ब्रियो, आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में एम्ब्रियो होता क्या है। जब एग और स्पर्म मिल जाते हैं ना तो उनसे बनता ज़ायगोट। ज़ायगोट के बाद जो स्टेज आती है ना डेवलपमेंट के दौरान, वो एम्ब्रियो होती है। सो जब एक अंडे के अंदर चिकन बन रहा होता है, चिक बन रहा होता है, बच्चा बन रहा होता है, तो वो बच्चा पहले छोटा सा होता है, छोटा सा, वो एम्ब्रियो होता है। उसके बाद वो डेवलप होता जो है ना वो पूरा चिक बन जाता है। लेकिन वो जो एम्ब्रियो है वो किस तरह पूरे चिक में डेवलप हुआ, क्या स्टेजेस आई, उसकी स्टडी जो है वो एम्ब्रियोलॉजी कहलाती है। सो इट इज़ द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। इसको हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी कह सकते हैं। नोट दैट, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, ये आपके लिए एक नई चीज़ होगी। उसके बाद हमारी तीसरी ब्रांच है, दैट इज़ फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी और जो फिजियोलॉजी में जो फिजिक्स से वर्ड निकला हुआ है, इसका मतलब होता है तबीयत पता करना। कहते हैं ना ये फिजिशियन है, ये तबीयत का माहिर है, मीन ये तबीयत पूछता है, हालचाल पूछता है, फिर दवाई देता है। तो वो फिजिशियन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो तबीयत पता करता है। इसी तरह हमारे हर ऑर्गन की तबीयत की स्टडी फिजियोलॉजी है। ऑर्गन क्या काम करता है और क्या काम कैसे करता है, तो फंक्शन स्टडी करेंगे, फंक्शन ऑफ बॉडी ऑर्गन्स किसमें स्टडी होंगे? फिजियोलॉजी में। दिल क्या कर रहा है, सबको पता है दिल क्या करता है, दिल एक ही काम करता है, दिल मोहब्बत करता है। सो ये है जो
इसका फंक्शन नहीं, बिल्कुल नहीं करता। बायोलॉजी के अंदर दिल सिर्फ खून की पंपिंग करता है, तो वो जो खून की पंपिंग कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, वगैरह वगैरह, वो सारा कुछ हम फिजियोलॉजी में स्टडी करेंगे। किडनी क्या कर रहा है, फिजियोलॉजी में स्टडी होंगे। सो जो अल्लाह ने हमारे स्पेयर पार्ट्स बनाए हुए हैं, स्पेयर पार्ट्स ही है ना, मुख्तलिफ काम करने के लिए बनाए, तो इनकी स्टडी जो है ना वो फिजियोलॉजी कहलाती है। उसके बाद आती है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में हम स्टडी करते हैं शेप, फॉर्म, स्ट्रक्चर। ओके, फॉर एग्जांपल फॉर्म स्टडी करनी है, क्या मुराद है जी इससे, हम बताएंगे ये एक किडनी है जी, इसका साइज इतना है, इसका रंग इतना है, इसका वज़न इतना है। तो ये जो बातें आपने किडनी के बारे में बताई, ये आप किस में स्टडी करेंगे, मॉर्फोलॉजी में स्टडी करेंगे। मीन आप उसकी रंग, शक्ल, ज़ात पात के बारे में बता रहे हैं। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी ब्रांच है दैट इज़ एनाटॉमी, जिसको इंटरनल मॉर्फोलॉजी भी कहते हैं। इंटरनल मॉर्फोलॉजी यानी इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी होगा। मीन अगर उसी दिल को लें, हम उस दिल को खोल लें, उसमें चेक करें उसमें वॉल कितने हैं, उसमें खून कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, मीन उसके अंदर जाके उसमें चेक करें कि उसमें कौन कौन से खाने हैं, कैसे होते हैं वो, ये उसकी एनाटॉमी हो जाएगी। ओके, तो ये हो गया इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी, एनाटॉमी होगी। एनाटॉमी के बाद आती है हमारी पैलेंटोलॉजी। ये बच्चों को कभी कभी भूल जाती है, नाम मुश्किल तो नहीं है वैसे। पैलेंटोलॉजी में जो पैलियो का मतलब है ना, पैलियो, ये पैलियोंटोलॉजी का वर्ड पैलियो से निकला। पैलियो का मतलब होता है बहुत पुराना। बहुत कैसे लिखते हैं, BAHUT, बहुत पुराना, ओल्ड लिखते हैं। चले, पैलियो का मतलब होता है बहुत ओल्ड। तो जो बहुत पुराने ऑर्गेनिज्म थे जो मर गए, क्या हो गए, मर गए, इंतकाल, मर गए, वो दफन हो गए, अब उनके फॉसिल बन चुके हुए हैं। तो फॉसिल्स की स्टडी पैलेंटोलॉजी है। बहुत पुराने से ये लफ्ज़ इस तरह से अखज़ किया गया कि फॉसिल्स की जो स्टडी है वो पैलेंटोलॉजी बन गई। उसके बाद पैलेंटोलॉजी के बाद जो हमारी नेक्स्ट ब्रांच है दैट हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी के अंदर हम टिश्यूज़ को स्टडी करते हैं। वापस दिल पे चलें, दिल का हमने साइज़ बताया, वज़न बताया, शेप बताई, मॉर्फोलॉजी हो गई। दिल के अंदर कितने वॉल हैं, क्या क्या कुछ होता है, एनाटॉमी हो गई। दिल करता क्या है, फिजियोलॉजी होगी। अब दिल के टिश्यूज़ कौन से हैं, आपने पढ़ा हुआ कार्डियक मसल्स होते हैं दिल के अंदर, वो अब हिस्टोलॉजी होगी दिल की। सो टिश्यूज़ की स्टडी क्या है जी, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी के बाद एवोल्यूशन आती है। ये बहुत ही खूबसूरत ब्रांच है, साइंस ने बनाई हुई है। ये कहती है कि अगर आप किसी ऑर्गेनिजम्स की एंसेस्ट्रल हिस्ट्री बताएं, एंसेस्ट्रल हिस्ट्री के उसके एंसेस्टर कौन थे। मसलन एक ऑर्गेनिज्म है ए स्पीशीज़ है, ये कन्वर्ट हुई, इसकी एवोल्यूशन हुई और बी बन गई, बी से सी बन गई, सी से डी बन गई। ये साइंस कहती है ना कि लाइफ पहले ऐसी नहीं थी, किसी और से बनी है। सो जिन स्पीशीज़ से स्पीशीज़ चेंज होकर नई स्पीशी बनती है, फिर हम उससे बैक जाते हैं, उसके एंसेस्टर्स की बात करते हैं, आबा व अजदाद की। ये हिस्ट्री एवोल्यूशन कराएगी कि कहाँ से लाइफ एवॉल्व हुई है और कैसे एवॉल्व हुई है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट आती है जेनेटिक्स, जीन्स की स्टडी। जीन्स और जीन्स का जो इनहेरिटेंस के अंदर रोल है, वरासत में रोल है। अगर आपसे कोई पूछे आप इतने खूबसूरत क्यों हैं, आप कहते हैं जी मेरे फादर भी खूबसूरत है, मेरी मदर भी खूबसूरत है, मेरा दादा भी खूबसूरत है, चाचू भी खूबसूरत है। इसका मतलब आपको खूबसूरती वरासत से मिल रही है। कोई पूछे जी आपके जो है वो बाल ब्राउन क्यों, आप कहते हैं जी मेरे फादर के ब्लैक ब्राउन जो हैं वो बाल थे, मेरे दादा के ब्राउन बाल थे। इसका मतलब ये जो कुछ करैक्टर्स हैं ना, ये आपको विरासत में मिल रहे हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो इन करैक्टर्स को वालिदैन से आप में मुंतकिल करती है, तो बच्चों याद रखो वो जीन्स होती हैं। ठीक है, हम तो यही कह देते हैं ना कि भाई ये अपने अब्बू पे गया, ये अपनी अम्मी पे गया, ये फूफो पे चला गया, ये जो है दादा अब्बू पे चला गया। तो वो जीन्स होती हैं बेसिकली जो उन करैक्टर्स को अगली नस्ल में मुंतकिल कर रही होती हैं। सो जीन्स की स्टडी क्या कहलाएगी, जेनेटिक्स, और इसका इनहेरिटेंस में क्या रोल है, वरासत में क्या रोल है, ये भी हम इसी के अंदर स्टडी करेंगे। तो इसके बाद
कुछ एडिशनल ब्रांचेस भी हैं जो लेटेस्ट हैं, जो बाद में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, उसकी डिटेल में आपको इससे भी ज़्यादा बताऊंगा। रमज़ान है, मैंने आज कोशिश तो की थी कि ज़्यादा पढ़ाऊँ, लेकिन नहीं पढ़ा सके। कल से इंशाल्लाह फिर आपको और ज़्यादा जो है वो पढ़ाया जाएगा। आपको पता है ना, स्टार्ट में गेयर अभी छोटा लगा हुआ है, फिर गेयर बढ़ाएंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ठीक है। ये क्या है जी, ये फरमा रहे हैं जी सर मेरे सर के बाल थोड़े थोड़े करके वाइट हो रहे हैं दादों की वजह से। तो हो सकता है दादों के भी ऐसे जल्दी हुए हों, तो इनहेरिटेंस में ये चीज़ जो है ये ट्रांसफ़र होती है। हाँ जी, मेरा एक क्वेश्चन है जी बिल्कुल जल्दी से पूछें क्वेश्चन। ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटीरियल इस कॉल्ड, जी बिल्कुल ये इनहेरिटेंस कहलाती है। और कोई क्वेश्चन जल्दी से, किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो जल्दी से कर लें, आपके पास सिर्फ 1 मिनट है क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है जी। नेट बिल्कुल ठीक आ रहा है। कोई क्वेश्चन आया तो जल्दी से पूछ लें। जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया ये तो मेरे से भी बड़े लेजेंड्स हैं, ठीक है जी, इनके सलाम का जवाब भी वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा जल्दी टाइम पे ज्वाइन कर लिया करें ताकि आपको भी लेक्चर मिल जाए, ठीक है। अच्छा, ये तो पहले पढ़ा हुआ 9 भी बिल्कुल 9 में पढ़ा हुआ है, ये आपने ब्रांचेस ही याद करनी है। और मैंने कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है, आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। शुरू में ना आपको पता है आसान चीज़ें आती हैं, अभी ज़रा हम प्रोसेसेस की तरफ जाएंगे तो आपको लग पता जाएगा क्या पढ़ रहे हैं। हर चीज़ आसान से शुरुआत करनी चाहिए ताकि आगे जाके आसानी हो। तो कल मैं आपसे आते ही पूछूंगा कि बताएं, मैं आपसे एक मिसाल पूछूंगा, आपने उसका मुझे ब्रांच बतानी है। मसलन मैं पूछूंगा जी मैं स्टडी कर रहा हूँ किसी चीज़ की, मैं वो चीज़ बताऊंगा, फिर आपने बताना कि आप फिजियोलॉजिस्ट हैं, एनाटॉमिस्ट हैं, मॉर्फोलॉजिस्ट हैं, हिस्टोलॉजिस्ट हैं, आप कौन है। तो आपने इस तरह से अच्छी तरह ये घुमा फिरा के जो मैंने बातें बताई हैं ये अच्छी तरह रिमाइंड करनी है और याद कर लेनी है। ब्रांचेज ही याद करनी है। मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी में फ़र्क, मॉर्फोलॉजी देखिए मैंने कहा ये अगर दिल है ना, दिल का साइज़ कितना है, दिल का वज़न कितना है, दिल का रंग क्या है, ये मॉर्फोलॉजी है। दिल करता क्या है, ये जो है फिजियोलॉजी। ओके, चलें जी, कल आते ही मैंने क्वेश्चन जो है वो पूछने हैं। अभी किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो मज़ीद कर लें, जो किए थे मैंने उनके जवाब दे दिए। इंशाल्लाह हम कल दोबारा कंटिन्यू करेंगे। तो कल तक के लिए अपना बहुत सारा सा ख्याल रखें, दुआ करें अल्लाह ताला जल्द से जल्द हमें जो है वो इस वबा से निजात अता फरमाए, ठीक है जी। ये क्वेश्चन का जवाब दे के ख़त्म करते हैं। वाटर का नॉर्मल टेम्परेचर, भाई वाटर का नॉर्मल टेम्परेचर, वाटर जो जहाँ पर पानी पड़ा होगा उसका टेम्परेचर उतना ही होगा। ओके जी, अगर बर्फ़ पड़ी होगी तो वो फ्रीजिंग में चला जाएगा, पानी पड़ा तो वो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 25, रूम टेम्परेचर पे पड़ा तो 25 डिग्री होगा, तो उसका उतना ही होगा, क्योंकि वाटर जो है ना ये अपना टेम्परेचर जल्दी चेंज नहीं करता है। चलें जी, ये कौन है जी, ये फरमा रहे हैं जी पता नहीं अब ऊपर कमेंट चला गया, ये जो मैंने बताया बुक में नहीं लिखा बेटे, इसीलिए तो समझाया है। जो मैंने बताया कुछ बातें ऐसी हैं जो बुक में नहीं लिखी हैं, ये नोट कर लेनी चाहिए आपको फ़ौरन। जिन्होंने नोट नहीं की वो दोबारा लेक्चर सुन के नोट कर सकते हैं, ठीक है जी। सुन इंशाल्लाह हम कल मुलाकात करेंगे, तो कल तक के लिए अपना ख्याल रखें और लेक्चर के फ़ौरन बाद रिव्यूज़ लाजमी अपलोड करें।